वेलकम टू माय चैनल। अभी हम लोग पढ़ेंगे सत्ता में साझेदारी। क्लास 10 का ये सिविक्स का हम लोग का पहला चैप्टर है। तो पहला क्लास हम लोग सत्ता में साझेदारी क्या होता है, सिर्फ हम लोग पूरा चैप्टर को हम लोग समझेंगे कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है। नेक्स्ट आपको अगला अगला वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर उसका मिल जाएगा। तभी ध्यान समझिएगा, अगर बढ़िया समझ जाइएगा तो चैप्टर में क्वेश्चन आंसर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। कंसेप्ट में अगर आपको दिक्कत हो जाएगा, फिर क्वेश्चन आंसर जब बताएंगे वहां समझाएंगे तो फिर आपको वहां प्रॉब्लम होगा। इस चैनल पर जो भी न्यू स्टूडेंट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि क्लास 10 का शुरू से लेकर लास्ट तक की तैयारी आपको यहाँ पे कराई जाएगी। आपको सारा वीडियो हर सब्जेक्ट का यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग सिविक्स का देखेंगे। तो पहला चैप्टर आपका आता है सत्ता में साझेदारी। सत्ता मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसको समझते हैं। सत्ता मतलब होता है शासन। सत्ता मतलब शासन। अभी हम लोग इंडिया में रहते हैं, इंडिया में जो शासन चलाते हैं केंद्र सरकार चलाते हैं, राज्य सरकार चलाते हैं, और गांव लेवल पर आपका मुखिया लोग चलाते हैं, ठीक है। तो पंचायत स्तर पर होता है, 3 स्तर पर यहाँ पे शासन होता है। सेम उसी प्रकार से ये शासन क्यों जरूरी है, सबसे पहले ये समझेंगे। सत्ता में मतलब शासन में साझेदारी क्यों जरूरी है। साझेदारी मतलब होता है हिस्सेदारी। साझेदारी का मतलब हुआ हिस्सेदारी। आप सपोज कीजिए कोई आदमी बुजुर्ग है, उसके 3 पुत्र हैं, ठीक है। कोई आदमी बुजुर्ग है और उसको 15 बीघा जमीन है। बीघा समझते हैं ना, 15 बीघा जमीन है और इसका 3 पुत्र है। 3 पुत्र है, ए बी और सी, 3 पुत्र है। अब इसका पिताजी क्या करेंगे कि सिर्फ एक ही आदमी को पूरा का पूरा जमीन दे देंगे, ए को, बी को नहीं देंगे, सी को नहीं देंगे। तो लड़ाई झगड़ा होगा कि नहीं होगा? ये बिल्कुल होगा। मार हो जाएगा, मर्डर हो जाएगा, खून हो जाएगा। ये दोनों मिलके इसको छोड़ेगा ना, इसको छोड़ेगा ना इसको छोड़ेगा। तो इसमें क्या होगा कि बराबर बराबर अगर जहां आपस आपस में बैठ के साझेदारी करके हिस्सेदारी देख लेगा कि इसका कहाँ जमीन है, अपना हिसाब से क्लियर कर लेगा, तो यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। लेकिन सिर्फ एक ही आदमी को अगर दे देगा पूरा जमीन तो लड़ाई झगड़ा होगा। सेम वही प्रकार हम लोग यहाँ देखेंगे कि सत्ता में शासन जब करता है तो वहां पे देखा जाता है कि हर तरीके के लोग रहते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं, हर जाति के लोग उस देश में रहते हैं। उसी में से किसी विशेष जाति को ज्यादा अधिकार दे देंगे, किसी विशेष धर्म को ज्यादा अधिकार दे देंगे तो वहां पे दिक्कत हो जाता है। और उसकी किस प्रकार से साझेदारी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, यही आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। साझेदारी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अभी आप इस बात की जानकारी आप लोग 2 देश के बारे में आपको हम पढ़ाएंगे यहाँ। सबसे पहले अभी हम श्रीलंका के बारे में जानेंगे, श्रीलंका के बारे में जानेंगे। दूसरा आपको बेल्जियम के बारे में बताएंगे। श्रीलंका और बेल्जियम की कहानी आपको बताएंगे। इन दोनों देश की कहानी आप जब बता देंगे आपको, तो फिर आपसे लास्ट में पूछेंगे कि आप सोचिएगा कि ये जरूरी है, क्यों है सत्ता में साझेदारी। सत्ता में साझेदारी इसमें देखिए, एक देश ऐसा है जो सत्ता में साझेदारी नहीं किया था, श्रीलंका। एक देश ऐसा बेल्जियम है जो सत्ता में साझेदारी किया था। नहीं करने पर क्या प्रभाव पड़ा, करने पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको अगर हम लोग अभी समझ लेंगे तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा कि सत्ता में साझेदारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नहीं तो कल के डेट में आप भी बड़े हो जाएंगे, आपके भी 3-3, 4-4 बच्चे होंगे, फिर बाद में किसी एक के आदमी को जमीन दे दीजिएगा, आप कुटा दीजिएगा, ठीक है। इसलिए साझेदारी जरूरी है। कैसे जरूरी है समझिए यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले श्रीलंका के बारे में समझते हैं। श्रीलंका जैसे हम लोग भी ब्रिटेन का गुलाम थे, इंडिया ब्रिटेन गुलाम था, सेम उसी प्रकार से श्रीलंका भी ब्रिटेन का गुलाम था। हम लोग आजाद हुए 1947 में, श्रीलंका हम लोग से 1 साल बाद 1948 में आजाद हुआ। श्रीलंका कब आजाद हुआ? 1948 में, ठीक है। अब श्रीलंका में जो था, श्रीलंका में जितना श्रीलंका की आबादी है उसके हिसाब से लगभग 74% जो है वो आपका सिहली है। सिहली धर्म के या सिहली भाषा बोलने वाले आदमी, सिहली जाति के लोग यहाँ पे है। कितना परसेंट? 74%। 74% आदमी ऐसे हैं जो सिहली भाषा का यूज करते हैं। और किस धर्म को मानते हैं? तो ये बौद्ध धर्म को मानते हैं। सिहली वाले बौद्ध धर्म को मानते हैं। कितना परसेंट है? 74%। श्रीलंका में 74% क्या है? सिहली है, ठीक। नेक्स्ट समझिएगा, 18% जो आपका है, ये 18% आपका तमिल है। 18% तमिल है। ध्यान से समझिएगा, डाटा समझ में आ जाएगा तो आपको समझ में पूरा कहानी भी आ जाएगा। 74% क्या है? सिहली है, और 18% आपका तमिल है। आपका नहीं, मतलब तमिल है, ठीक है। नेक्स्ट समझिएगा, 7% ईसाई है, 7% ईसाई है, और 1% अदर धर्म के आदमी वहां पे रह रहे हैं। तो कितना परसेंट हो गया? सब मिला के चलिएगा तो 100% ये आपका हो जाता है। इसमें सबसे अधिक क्या है? सिहली है,
4%, तमिल है 18%। अब ये तमिल जो आप यहाँ पे देख रहे हैं 18%, इसमें भी क्या है कि 13% 18% में से 13% जो तमिल है वो श्रीलंकन तमिल है, मैंने वो मूल रूप से श्रीलंका के ही आदमी है और वहीं के आदमी थे, तो वही 13%, 18% में से 13% आपका श्रीलंकन तमिल है, श्रीलंकन अमीर तमिल, श्रीलंकन तमिल है। बाकी 18 बचा 5%, ये 5% जो है ये भारतीय तमिल है। क्वेश्चन आएगा श्रीलंका में कितने परसेंट भारतीय तमिल है, क्या कहिएगा 5%। तो सब भारत के साउथ वाला एरिया जो तमिलनाडु वाला एरिया पड़ता है वहां का आदमी क्या बोलते हैं, तमिल बोलते हैं। तो वहीं का आदमी पहले जब भारत इंग्लैंड वाले का गुलाम था, और जस्ट अभी आपको बताया श्रीलंका भी इंग्लैंड का ही गुलाम था, तो भारत से एक आदमी को पकड़ पकड़ के काम करवाने के लिए कहाँ ले गए थे, श्रीलंका ले जाते थे, क्योंकि श्रीलंका भी इंग्लैंड का, भारत भी इंग्लैंड का। और यहाँ से जो तमिल को पकड़ पकड़ के वहां श्रीलंका ले गए थे, उसके पिताजी दादाजी वहीं पे बस गए और बाद में वहीं का वंशज वहां पे चलते रह गया। तो ऐसे ऐसे कितने आदमी वहां पे, कितने प्रतिशत तमिल है, 5%। भारतीय मैंने उसका दादा परदादा कोई ना कोई जरूर भारतीय होंगे, वही वहां पे गए तो वहीं पे बस गए। कितना परसेंट है, 5%। बाकी 7% क्या है, ईसाई है, 1% अदर जाति के वहां लोग रहते हैं। अब समझिएगा यहाँ पे इन्होंने क्या किया, 1956 में, 1956 ईस्वी में, 1948 में आजाद हुआ था, और 1956 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, सिहली जो भाषा थी, सिहली जाति के लोग जो थे, सिहली भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया, राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया। और बौद्ध धर्म को राष्ट्रीय धर्म, ने बौद्ध धर्म को बहुत मान्यता देने लगा, और सिहली भाषा को भी बहुत मान्यता देने लगा। जैसे हम लोग इंडिया में रहते थे, इंडिया में किसी भी भाषा को मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय कोई भाषा राष्ट्रीय भाषा है, कोई भाषा राष्ट्रीय भाषा इंडिया में नहीं है। भारतीय संविधान में 22 भाषा का वर्णन किया गया है, लेकिन किसी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, सभी भाषा एक समान है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सिहली भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दे दिया गया था 1956 में। और जितना भी नौकरी होगा, सरकारी नौकरी था, जितना भी सरकारी नौकरी हो जाए या यूनिवर्सिटी जितना भी है, जो एजुकेशन वाला जितना भी चीज है, जितना भी सरकारी लाभ है, जितना भी सरकारी लाभ है, इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी पे किसको रखा, सिहली वाले को। फर्स्ट प्रायोरिटी पे सिहली वाले को, सारा पावर किसको दे दिया, सिहली वाले को दे दिया सारा पावर। नौकरी अगर ज्यादा नौकरी है, जो भी करेगा पहले सिहली वाले करेगा, सिहली वाले से बचेगा तो तमिल वैसा वाला लेगा, नहीं तो नहीं। पढ़ाई लिखाई में भी कुछ नहीं। तो जो तमिल वाले लोग थे, जो तमिल वाले लोग थे, वो क्या कर रहे थे, इससे रिक्वेस्ट कर रहे थे, सिहली वाले से रिक्वेस्ट कर रहे थे, भैया प्लीज हमको भी कुछ दे दीजिए, हमको भी कुछ साझेदारी में रखिए, हमारा भी कुछ उद्धार कीजिए, हम भी आप ही का भाई बहन है। लेकिन इसका कोई नहीं माना। जब इसका कोई बात नहीं माना, तो इसी में से सभी आदमी अपना गुट बनाकर एक संस्था का निर्माण किए। उस संस्था को कहते हैं LTTE। क्या कहते हैं, LTTE, जिसको लिट्टे भी बोलते हैं, LTTE। क्वेश्चन आएगा LTTE कहाँ का संगठन था, तो श्रीलंका का। किसका संगठन था, तमिल का। तमिल लोग सब सिहली वाले से लड़ने के लिए इसका संगठन का स्थापना किया था। अब LTTE का फुल फॉर्म होता है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम। लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम, मतलब तमिल लोग जो था वो अपना अलगे देश चाहता था कि हम लोग को आप आजाद कर दीजिए, हम आपको आपके साथ में हमको नहीं रहना है, हम अलगे रहेंगे, ठीक है। तो तमिल वाला लोग अलगे रहना चाह रहा था। तो आपस में देखिए, श्रीलंका के अंदर साझेदारी नहीं देने के कारण आपस में ही सिहली और क्या हुआ, तमिल लोग लड़ गए और एक संस्था की स्थापना किया LTTE। इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछता है, 2 नंबर का रहता है, तो इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम। लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम। अब LTTE वाला उग्र था, ये सिहली वाला इसको बोलता था कि हमको भी भागीदारी दीजिए, प्रोटेस्ट करने लगा। तो इसको सिहली वाला लोग कूटने लगा, इसको सिहली वाला लोग कूटने लगा, तो ये भी अब उसको कूटने लगा। तो आपस में बहुत सारा यहाँ पे लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। अब श्रीलंका से हम क्या सीखे, श्रीलंका से ये सीखे कि शासन में सिर्फ एक पक्ष का सुना, दूसरा पक्ष का नहीं सुना, तो आपस में क्या हो गया, लड़ाई हो गया। किसी भी देश के अंदर जब आपस में लड़ाई होता है, आपस में सब लड़ने लगते हैं, उसको बोलते हैं गृह युद्ध। क्या बोलते हैं, गृह युद्ध, सिविल वॉर, गृह युद्ध। अब जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं, हम लोग जैसे बिहार में हैं,
बिहार के बगल में यूपी है, अगर बिहार और यूपी वाला आपस में लड़ जाए, एक दूसरे से लड़ जाए, तो कौन सा युद्ध कहलाएगा? वो कहलाएगा गृह युद्ध। लेकिन हम लोग लड़ेंगे नहीं, हम लोग बिहार यूपी वाले कौन चाहिए, आपस में भाई भाई हैं, तो हम लोग आपस में लड़ेंगे नहीं। अगर लड़े तो क्या कहलाएगा? गृह युद्ध। ये कहानी किसकी है? श्रीलंका की। श्रीलंका में गृह युद्ध का सामना करना कैसे पड़ गया? क्योंकि उन्होंने सत्ता में साझेदारी नहीं किया था, किसी एक विशेष वर्ग के हाथों में सारा चीज सौंप दिया था, जिसकी वजह से यह समस्या देखने को मिला। अब नेक्स्ट आगे हम लोग चलते हैं, अब बात करते हैं बेल्जियम की। आपको क्या बोले, दो देश की कहानी हम लोग पढ़ेंगे, एक श्रीलंका की, दूसरा बेल्जियम की। अब बेल्जियम के बारे में समझते हैं। बेल्जियम जो था उसको अगर हम दो भागों में बांटे, बेल्जियम का जो उत्तरी एरिया, अगर इसको हम बेल्जियम समझे, बेल्जियम देश है, इसका जो उत्तरी एरिया है, ऊपर वाला एरिया है, ये वाला भाग कहलाता है फेलिम्स। फेलिम्स, ऊपर वाला एरिया क्या कहलाता है? फेलिम्स। और दक्षिण वाला एरिया कहलाता है, वो कहलाता है वालून। वालून, दक्षिण वाला एरिया कहलाता है, वो कहलाता है वालून। अब बेल्जियम में जो समझते हैं, यहाँ भी कैटेगरी होगा धर्म का। यहाँ पे जो डच बोलने वाले हैं, जो डच बोलने वाले हैं, उनकी संख्या है 59%। जो डच बोलने वाले हैं उसकी संख्या है 59%। ठीक है, अब समझिए। दूसरा है जो फ्रेंच बोलते हैं, फ्रेंच बोलने वाले की संख्या है 40%। 1% बच गया है, 99% हुआ। 1% जो बचता है वो जर्मन बोलते हैं। जर्मन बोलने वाले की संख्या कितनी है? 1%। समझिएगा। अब जर्मन किधर बोलते हैं? जो पूर्वी साइड वाला एरिया जो ये देख रहे हैं, ये वाला एरिया जो देख रहे हैं, इधर ये आपका जर्मनी है। जर्मनी के बगल में आपका पड़ता है, इसीलिए बॉर्डर साइड का जो आदमी है वो किस भाषा का प्रयोग करते हैं? जर्मन भाषा का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग बिहार में रहते हैं, बिहार के जस्ट बगल वाला आपका देखिएगा यूपी, एक साइड में आपका यूपी है, दूसरे साइड में अगर हम लोग देखेंगे झारखंड है। अगर बिहार और झारखंड वाले एरिया पे चले जाइएगा तो वहां अभी बिहार के आदमी ही झारखंड भाषा का, झारखंडी भाषा का प्रयोग करते हैं, लैंग्वेज में आ जाता है। अगर यूपी वाला बॉर्डर पे हम चले जाएंगे तो बिहार का ही होगा, लेकिन उसका हल्का हल्का लैंग्वेज किसमें मिलेगा? यूपी वाले में मिलेगा, क्योंकि उसके बॉर्डर के नजदीक है। सेम चीज यहाँ पे भी था, ये था आपका क्या बोलते हैं, बेल्जियम में। ये एरिया है बेल्जियम में, लेकिन जर्मनी से सटे हुए रहने के कारण यहाँ के कुछ आदमी जर्मन भाषा बोलते हैं। कितना परसेंट? 1%। और बेल्जियम जो आप देख रहे हो, ये बहुत छोटा सा देश है, ये बड़ा देश नहीं है। ये अपना जो राज्य है हरियाणा, ये अपना जो राज्य है, भारत का जो राज्य है हरियाणा, ये हरियाणा राज्य से भी छोटा है। बेल्जियम जो एक देश है, सोचिए, बेल्जियम यूरोप का एक देश है। क्वेश्चन पूछेगा बेल्जियम किस महादेश में पड़ता है? बेल्जियम यूरोप महादेश में पड़ता है। किस महादेश में? हम लोग किस महादेश में? भारत किस महादेश में? एशिया महादेश में। श्रीलंका किस महादेश में था? एशिया महादेश में। लेकिन बेल्जियम किस महादेश में है? ये यूरोप महादेश में है। ठीक है, अब इसकी कहानी हम लोग समझते हैं। बेल्जियम के ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है? फिल्म्स। निचला हिस्सा वालून कहलाता है। बेल्जियम में डच बोलने वाले कितने परसेंट? 59%। फ्रेंच बोलने वाले 40%। जर्मन बोलने वाले 1% है। अब यहाँ पे समझिएगा, बेल्जियम जो है हरियाणा से भी छोटा है। अगर बिहार जितना वाला हम लोग का बिहार है, हम लोग जो किस राज्य में रहते हैं? बिहार में। बिहार का अगर हम 12 टुकड़ा करेंगे ना, बिहार का अगर हम 12 टुकड़ा करेंगे तो 1 टुकड़ा के बराबर आपका देश है बेल्जियम। इतना बात है तो आपको ये समझ में जरूर आ गया होगा कि बेल्जियम बहुत छोटा सा देश है, यूरोप का एक बहुत छोटा सा देश है। अब समझिएगा, बेल्जियम में डच है 59%, फ्रेंच 40% और जर्मन 1%। अब जो फ्रेंच बोलने वाले हैं इसकी जनसंख्या कम है। देखिए, जनसंख्या कम है किसके तुलना में? डच के तुलना में। लेकिन फ्रेंच बोलने वाले जो थे वो शिक्षित लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे। जो शिक्षित लोग थे वो पढ़े लिखे लोग थे। कौन? फ्रेंच बोलने वाले। डच बोलने वाले पढ़े लिखे उतना नहीं थे, किसके तुलना में? फ्रेंच वाले के तुलना में। अब स्वाभाविक सी बात है, जिस वर्ग के लोग ज्यादा पढ़े लिखे होंगे उसका विकास भी उतना ज्यादा होगा। तो यहाँ पे फ्रेंच वाले का विकास ज्यादा हो रहा था और डच वाले का विकास कम हो रहा था। अब यहाँ पे क्या हुआ? 1970 से लेके 1993 तक, 1970 से लेके 1993 तक 4 बार संविधान में संशोधन किया गया। 4 बार संविधान में संशोधन किया गया। संविधान में संशोधन का मतलब कुछ भी समस्या अगर होता था, संविधान में कुछ भी समस्या, कुछ यहाँ पे जो आदमी रह रहा था आपस में किसी प्रकार का समस्या होता था, संविधान में उसको चेंज करके जो आदमी के लिए सुटेबल हो, अच्छा हो, वैसा व्यवस्था संविधान में कर देते थे। अब इन्होंने क्या व्यवस्था किया हम लोग उसको देखेंगे। देखिए, ये जो आप देख रहे हो
फिल्म ये 59% यहाँ है, 40% यहाँ है, जनसंख्या में जरूर अलग अलग है, लेकिन इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सत्ता केंद्र सरकार, यहाँ जो कोई सरकार जो होती है, सेंट्रल की सरकार जो होती है, उसमें दोनों को भागीदारी समान कर दिया। इसमें 50% डच वाले के लिए कर दिया और 50% आपका फ्रेंच वाले के लिए कर दिया। लड़ाई झगड़ा खत्म, लड़ाई झगड़ा खत्म। तो सेंट्रल में 50% डच वाले के लिए, 50% फ्रेंच वाले के लिए। अब यहाँ पे जानते हैं एक समस्या और था, समझिएगा, बेल्जियम में एक समस्या और था। बेल्जियम की राजधानी, अगर पूछेगा बेल्जियम की राजधानी कहाँ है, बेल्जियम की राजधानी आपका ब्रुसेल्स है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। अभी राजधानी का अलग एक समस्या था, ठीक है, जो राजधानी आप देख रहे हैं इनका एक अलग समस्या था। इसका क्या समस्या था समझिएगा। जो बेल्जियम है, इस बेल्जियम में 80% फ्रेंच था, सॉरी बेल्जियम में नहीं, ब्रुसेल्स में जो राजधानी वाला एरिया था, उस राजधानी वाला एरिया में 80% फ्रेंच था और 20% डच था। अब यहां समझिएगा, टोटल ओवरऑल करते हैं तो ज्यादा हो जाता है डच, लेकिन सिर्फ इस एरिया के, पार्टिकुलर इस एरिया की बात अगर हम करते हैं, ब्रुसेल्स की बात करते हैं, इसमें 80% आपका फ्रेंच है और 20% डच है। अब यहाँ पे भी समस्या हो सकता था, ये बोलेगा कि हम ज्यादा हैं तो हम ज्यादा रहेंगे, लेकिन नहीं, ये पढ़े लिखे लोग थे, इन्होंने होशियारी दिखाया, इन्होंने बोला कोई बात नहीं भाई, हम ज्यादा हैं उससे भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी हम लोग सेम उसी प्रकार से रहेंगे जैसे यहाँ सेंट्रल में हम लोग रहते थे। यहाँ एक अलग सरकार चलती है, इसमें भी 50% आपका फ्रेंच की भागीदारी होती है और 50% डच वाले की भागीदारी होती है। यहाँ भी आसानी से सरकार चलती है, कोई दिक्कत नहीं होता है। बेल्जियम में 3 स्तर पर सरकार चलती है, जैसे हम इंडिया वाले हैं, हमारे इंडिया में भी 3 स्तर पर सरकार चलती है। अभी केंद्र स्तर पर अभी चुनाव हो रहा है मोदी जी का, क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री का, तो अभी उसमें देखिएगा क्या सेंट्रल लेवल की बात होता है। फिर नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, उनका चुनाव होगा तो वो राज्य स्तर पर होगा। फिर आपके गांव के जो मुखिया होंगे उनका चुनाव होता है तो ये पंचायत स्तर पर होता है। हमारे इंडिया में भी 3 स्तर पर सरकारें चलती है। सेम उसी प्रकार से बेल्जियम में भी 3 स्तर से सरकारें चलती है, जिसमें पहला जो स्तर होता है वो सेंट्रल होता है। पहला क्या होगा, सेंट्रल। तो भारत में भी पहला क्या होता है, केंद्र सरकार, यहाँ भी पहला है केंद्र सरकार। दूसरा भारत में होता है राज्य स्तर। अब यहाँ पे राज्य स्तर नहीं होता, यहाँ पे होता है क्षेत्रीय स्तर। क्षेत्रीय स्तर इसलिए होता है, खुद समझिएगा, जितना बड़ा भारत का एक राज्य है उतना छोटा ही ये देश है कि नहीं। तो छोटा देश में उसका राज्य क्या होगा, तो उसको क्षेत्र में बांट दिया है, क्षेत्र में बांट दिया, वहां पे राज्य नहीं होता, वहां पे अलग अलग क्षेत्र में बांट दिया, तो वहां पे चलता है क्षेत्रीय स्तर। उसके नीचे जो आते हैं तो वो होता है सामुदायिक स्तर, सामुदायिक स्तर। तो यहाँ भी 3 स्तर पर सरकार चलती है, जिसमें पहला होता है सेंट्रल स्तर, दूसरा क्षेत्रीय स्तर, तीसरा सामुदायिक स्तर। और यहाँ पे 50-50% दोनों आदमी रहते हैं, तो कोई तरह का दिक्कत यहाँ साझेदारी में नहीं हुआ है। तो यहाँ भी आप यहाँ देखिएगा लड़ाई झगड़ा बहुत ही कम हुआ है, हुआ ही नहीं है। जबकि यही श्रीलंका में देखिएगा बहुत लड़ाई हुआ, गृह युद्ध हुआ, मार के तोड़ दिया, गर्दा उड़ा दिया, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे ऐसा क्यों कुछ नहीं हुआ, सोचने वाली बात है। यहाँ पे ऐसा क्यों कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे इसलिए कुछ नहीं हुआ कि सत्ता में साझेदारी यहाँ पे किया है। लेकिन श्रीलंका में इतना बवाल इसलिए हुआ, श्रीलंका वाला सत्ता में साझेदारी नहीं किया। अब दोनों देश की कंडीशन आपके सामने में है, एक देश सत्ता में साझेदारी किया है, एक देश सत्ता में साझेदारी नहीं किया है, और दोनों देश का हालत आपके सामने है। अब आप खुद सोचिए कि किसी भी लोकतांत्रिक देश को सत्ता में साझेदारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अगर आप थोड़ा सा भी समझदार हैं तो आपका आंसर होगा सर बिल्कुल करना चाहिए, नहीं तो गृह युद्ध जैसी समस्या, सिविल वार जैसी समस्या देखना पड़ जाता है। तो सिविल वार नहीं हो, गृह युद्ध नहीं हो, इसलिए सत्ता में साझेदारी होनी चाहिए, सत्ता में साझेदारी होनी चाहिए। क्लियर हो गया यहाँ तक में। अब हम लोग देखेंगे भारत, हम लोग इंडिया की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं। भारत में सत्ता की साझेदारी है कि नहीं, या भारत में किस प्रकार से सत्ता शासन होता है। सबसे पहले देखेंगे भारत में सत्ता साझेदारी किया हुआ है किस प्रकार से है, या भारत में शासन जो होता है किस प्रकार से होता है। भारत में जो शक्ति बटी हुई है, भारत में जो शक्ति बटी हुई है वो 3 लेयर में बटी हुई है, या 2 तरह से, उसको हम लोग 2 तरह समझते हैं। भारत की जितनी शक्तियां हैं वो 2 तरह से बटी हुई है, एक क्षैतिज बटा हुआ है, एक ऊर्ध्वाधर बटा हुआ है। इस बात को समझिएगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन अगर आएगा एलटीटी कहाँ की संस्था थी, क्या बोलिएगा, श्रीलंका। एलटीटी किस भाषा की थी, संस्था थी तमिल की। किसके विरुद्ध थी, सिहली वाले के विरुद्ध थी। ठीक है, चलिए। श्रीलंका आजाद कब हुआ, 1948 में।
बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? ब्रुसेल्स। चलो यहाँ पे अब भारत को देखते हैं। भारत की जो सत्ता है वो देखिए दो भागों में बटा हुआ है। एक बटा हुआ है ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर माने ऊपर से लेके नीचे तक। दूसरा भारत की शक्ति जो बटा हुआ है क्षैतिज बटा हुआ है। क्षैतिज मतलब समझिए क्या होता है, ऊर्ध्वाधर समझिए क्या होता है। दोनों भागों में हम लोग के भारत का सत्ता बटा हुआ है। देखिए क्षैतिज क्या होता है वो समझिएगा। अगर हम बोलते हैं कि आप यहाँ पे हो और मैं भी यहाँ पे हूँ, तो दोनों का हाइट क्या है? बराबर है। हम भी यहाँ से उतने हाइट पर है, आप भी यहाँ से उतने हाइट पर है, तो मैंने दोनों को बराबर शक्ति मिला हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि मैं यहाँ पे हूँ और आप यहाँ पे हो, तो हम ज्यादा ऊंचे हैं, आप नीचे हो, तो माने भारत में शक्ति का जो बंटवारा किया गया है, भारत में जो शासन का बंटवारा किया है वो दो तरह से किया गया है। एक क्या किया है, कुछ संस्था ऐसे हैं जिसकी शक्तियां आपस में सेम है, कुछ संस्था ऐसी है जिसकी शक्तियां आपस में सेम नहीं। तो सेम वाला को हम लोग समझते हैं, जिसकी जो शक्तियां बटी हुई है वो क्षैतिज बटा हुआ है, इसको बोलते हैं क्षैतिज। इसमें तीन भागों में बटा हुआ है, जिसमें पहला आपका होता है विधायिका, विधायिका। दूसरा होता है कार्यपालिका, कार्यपालिका। तीसरा होता है न्यायपालिका, न्यायपालिका। तीनों को बराबर पावर मिला हुआ है, तीनों अपने अपने में बेस्ट है, कोई किसी से कम नहीं है। तीनों का रोल अलग अलग है। विधायिका क्या काम है? कानून बनाना, कानून बनाना। कोई भी नियम बनाने का काम किसका है? विधायिका का। एमपी एमएलए जो सब आपका होता है वो विधायिका में आता है, वो बैठ के संसद में कानून बनाता है। अब कानून तो बना दिया, लेकिन उसको लागू कौन करवाता है? तो उसको लागू करवाता है आपका कार्यपालिका, जिसमें आपका आता है पुलिस, पुलिस वगैरह जो आते हैं किसमें आते हैं? कार्यपालिका में। नेक्स्ट आपका आता है न्यायपालिका, जो लागू नहीं, जो नहीं मानता उस बात को, उसको पकड़ के न्यायपालिका के पास लेके जाते हैं, ये उसको उसके आधार पर सजा देते हैं। इसमें आपका आता है वकील, जज, सब जज वगैरह सब किसमें आते हैं? न्यायपालिका में। ये तीनों की पावर अपनी अपनी पावर है, और अपने अपने पावर में ये सबसे श्रेष्ठ होते हैं, और तीनों को बराबर बराबर पावर मिला हुआ है। इसको बोलते हैं क्षैतिज, मैंने सब बराबर है, कोई किसी से कम नहीं है। अभी मान लो कुछ भी कानून बनाना हो, कुछ भी कानून बनाना हो, अगर अभी मान लेते हैं कानून बनाना है कि लड़के की शादी 30 साल में होगी, लड़के की शादी कितना साल में होगी? 30 साल में होगी। एमपी एमएलए पढ़े लिखे तो उतना होते नहीं है, जाएंगे और बोल देंगे कि हाँ 30 साल में शादी होना चाहिए। लड़का समझेगा जिसको 30 साल में शादी करने का होगा, इसका क्या जाता है, ये तो 30 साल नियम बना दिया, नियम बना के पास भी कर दिया है। अब आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे हम 30 साल में शादी नहीं करेंगे, हम 28 साल में शादी करेंगे, हम 25 साल में शादी करेंगे। आप चोरी छुपे आप 25 साल में शादी कर लिए, नियम बनाया कितना साल का? नियम बनाया 30 साल का, आप शादी कितना में कर लिए? 25 साल। नियम को तो तोड़ दिए। नियम को जैसे तोड़िएगा, कोई कंप्लेन कर देगा, पता लग जाएगा, तो ये जाएगा आपके पास, आपका आधार कार्ड मांगेगा। आधार कार्ड मांगने के बाद आप दिखाइएगा 25 साल, आपको तोड़ेगा। तोड़ने के बाद आपको ले जाएगा कहाँ? न्यायपालिका के पास। न्यायपालिका पास जाइएगा, कहेगा क्या किए हैं, कहिएगा 25 साल में हम शादी कर लिए हैं। तो जज आपको कहेगा कि जब नियम 30 साल का था तो 25 साल में शादी क्यों किए हो, और उसके बाद आपको यहाँ से सजा देगा न्यायपालिका कि क्या करना चाहिए आपके साथ, कितना साल का सजा आपको मिलना चाहिए था। आपको 5 साल का सजा दे देगा, ताकि आपका उम्र 30 साल हो जाए तो निकल के फिर शादी कर लीजिएगा। तो ये जो नियम बनाने का काम है किसका है? विधायिका का। नियम लागू करवाने का काम किसका है? कार्यपालिका का। अब नियम लागू करने के बाद अगर आप उस नियम को नहीं मानते हैं तो सजा देने का काम किसका है? न्यायपालिका का। ये तीनों अपना में इस तरह से भी हम लोग भारत सरकार में इस तरह से कानून इस तरह से शक्ति को बांटा गया है। दूसरा जो बांटा गया है, ये बांटा गया है ऊर्ध्वाधर आधार पर, मैंने इसमें कि जो ऊपर में रहेगा उसको ज्यादा पावर रहेगा, जो नीचे रहेगा उसको कम पावर रहेगा। जिसमें जब सबसे ऊपर जो आपका होता है केंद्र सरकार है, सबसे ऊपर में आपका केंद्र सरकार को बहुत पावर है। जैसे प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी, वो केंद्र सरकार में है, उसको पावर ज्यादा है। दूसरा आपका आता है राज्य सरकार, जिसमें आपका आता है सीएम, मुख्यमंत्री, ठीक है। ये आपका होता है पीएम, ये आपका होता है सीएम, चीफ मिनिस्टर। तीसरा आपका होता है पंचायत सरकार, पंचायत सरकार में आपका होता है मुखिया, पंचायत सरकार में आपका होता है मुखिया। इसको बहुत पावर होता है। केंद्र सरकार अब राज्य में भी नियम लगवा सकता है, लेकिन राज्य सरकार केंद्र में नियम नहीं लगा सकता है। तो सबसे अधिक पावर किसको है? यहाँ पे सबसे अधिक पावर केंद्र सरकार को है। उसके बाद पावर किसको है? राज्य सरकार को। उसके बाद पावर किसको है? मुखिया को है। अब केंद्र सरकार कह देगा कि 500 का नोट बंद हो गया, अभी 500 चल रहा है ना, पुराना कुछ समय पहले आप देखिएगा कि नोटबंदी किया था और 500 का नोट बंद कर दिया था। केंद्र सरकार क्या बोला कि 500 का नोट बंद, उसी में कोई मुखिया होगा,
बोलेगा 500 का नोट बंद नहीं होगा, अपना गांव में 500 का नोट चलाएंगे। मुखिया को कितना समझ होता है, बोल दिया कि हम 500 का नोट चलाएंगे, अपना गांव में बोल दिया 500 का नोट चलाएंगे। अब पता चलेगा कि मुखिया एगो है 500 का नोट चला रहा है, मुखिया को पकड़ के ले जाएगा, इसको कूट देगा, नियम से कूटेगा, एक कूटने का मतलब ही नहीं कूट देगा, नियम से कूट देगा। या फिर कोई राज्य सरकार कहेगा कि 500 का नोट प्रधानमंत्री बंद किए हैं, हमको कोई मतलब नहीं, अपने राज्य में 500 का नोट चलाएंगे। फिर उसको बुलाएगा आराम से ऊपर में, फिर उसको पूछेगा ऐसा काहे किए, क्योंकि सबसे अधिक पावर किसको है, केंद्र सरकार को। इसके फैसले को ये नहीं काट सकते, ठीक है, इसके फैसले को ये नहीं काट सकते। सबसे नीचे कौन होते हैं, पंचायत सरकार। इसमें देखिए पावर क्या हुआ, घटते आ रहा है, ऊपर वाले को ज्यादा पावर, इसको कम पावर, फिर नीचे वाले को कम पावर। इस तरह से हम लोग के भारत में सत्ता की साझेदारी हुआ है, ठीक है। हर किसी को अलग अलग पावर दिया गया है। कुछ स्थिति में देखते हैं सबको बराबर भी पावर मिला है, कुछ स्थिति में देखते हैं किसी को ज्यादा, किसी को कम पावर मिला। ये थी आपकी सत्ता में साझेदारी। तो यहाँ तक आपका बेसिक था। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर पर चलेंगे, आपके क्या बोलते हैं, बुक का क्वेश्चन आंसर चलेंगे। तो जितना आपका ये बेसिक था, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर किसी को दिक्कत है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उसको अगला वीडियो में हम लोग वहीं से क्लियर करके फिर आगे बढ़ेंगे। कोई भी दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। कहीं भी श्रीलंका में कहीं दिक्कत है, या फिर आपको बेल्जियम में कहीं दिक्कत है, या फिर आपका भारत सरकार में ये जो हुआ है इसमें कहीं दिक्कत है, कहीं भी आपको दिक्कत है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट इसी प्रकार का वीडियो आपको समय से मिलते रहे। बाकी हम लोग मिल लेंगे अगले क्लास में। ओके, बाय।